नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शिक्षा चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत, जो कि इसके पहले हम एक पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया है माहेश्वर सूत्र। आपको वो याद करने आपने वो याद कर लिए होंगे। तो आज उसके आगे पार्ट 2 बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा वर्ण विचार। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण विचार। वर्ण विचार। वर्ण विचार। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर अथवा ध्वनि। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर अथवा ध्वनि। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर अथवा ध्वनि। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर अथवा ध्वनि। मुख से निकली उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मुख से निकली उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका विभाग न हो सके। जिसका विभाग न हो सके। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर अथवा ध्वनि। मुख से निकली उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका विभाग न हो सके। वर्ण संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के होते हैं जिसका विभाग न हो सके। इसके उदाहरण देते हैं। पहले उदाहरण जैसे अ, ई, उ, इसका विभाग नहीं हो सकता आदि। संस्कृत में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। जैसे इंग्लिश में स्वर वोवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। वैसे ही तो लिख लेते हैं इनको भी। स्वर किसे कहते हैं? संस्कृत में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। संस्कृत में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। दो प्रकार के वर्ण होते हैं। संस्कृत में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। संस्कृत में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला होता है दो प्रकार के संस्कृत में वर्ण होते हैं। पहला वर्ण होता है स्वर, जिसको अच भी कहा जाता है, और दूसरा होता है व्यंजन, जिसको हल भी कहते हैं। तो चलिए इनको भी लिख लेते हैं। पहला वर्ण है स्वर अच, इनको अच भी कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करने में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। संस्कृत में स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करने में जिन वर्णों
जिन वर्णों के उच्चारण करने में संस्कृत में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण करने में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत में तीन प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व पहला, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। ह्रस्व किसे कहते हैं? ह्रस्व, ह्रस्व, ह्रस्व स्वर जिस वर्ण के उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, जिस वर्ण के उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 है। पहला अ, दूसरा ई, तीसरा उ, चौथा री, पांचवा री। ये ह्रस्व स्वर हैं। इनकी संख्या 5 है। अब आते हैं दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है। पहला अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, ये गलत लिख लिया है, सॉरी। पहला आ, पहला है आ, ये ई बड़ी ई है। आ, ई, ये बड़ा ऊ है। आ, ई, उ। आ, ई, उ, री। ये समझ लीजिए इन दोनों में अंतर है। ये छोटा री है, ये बड़ा री है। री, ए, आय, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर हैं। इनकी संख्या 8 है। अब आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, जिस स्वर की उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ओम के बीच में 3 का अंक बना है तो आपको इससे पता चल जाएगा कि इसे उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है। इनको याद करने के लिए आप एक श्लोक याद कर सकते हैं जिससे आपको सरलता से ये सब याद रहेगा। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो, एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, व्यंजनं चार्धमात्रिकम, व्यंजनं चार्धमात्रिकम। इसको आप याद कर लीजिए। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो, एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, व्यंजनं चार्धमात्रिकम, व्यंजनं चार्धमात्रिकम। हम लोगों ने पहला वर्ण के बारे में बात कर लिया स्वर। अब दूसरे वर्ण की बारी है जिसे व्यंजन कहते हैं। तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। व्यंजन, व्यंजन जिस वर्णों के उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते थे? स्वर को पहले जो हमने बात की, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। पहला व्यंजन है स्पर्श। पहला है स्पर्श, पहला व्यंजन है स्पर्श। दूसरा व्यंजन है ऊष्म, दूसरा व्यंजन है ऊष्म। तीसरा व्यंजन है अंतःस्थ, तीसरा व्यंजन है अंतःस्थ। तीसरा व्यंजन है अंतःस्थ, अंतःस्थ, अंतःस्थ। और चौथा है संयुक्त, चौथा है संयुक्त। तो चलिए इन्हें भी डिटेल में बात कर लेते हैं। स्पर्श, स्पर्श किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन वे हैं
स्पर्श व्यंजन वे हैं जिन स्पर्श व्यंजन वे हैं जिन वर्णों के उच्चारण करने में जिन वर्णों के उच्चारण जिस वर्णों के उच्चारण करने में जिस वर्णों को उच्चारण करने में मुख के विभिन्न अवयवों जिन वर्णों के उच्चारण करने में मुख के विभिन्न अवयवों या भागों का स्पर्श होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। इनकी संख्या 25 है। इनकी संख्या 25 है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये आते हैं। क वर्ग पहला, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग, पांचवा प वर्ग। इसमें क वर्ग में आते हैं क ख ग घ अंग, क वर्ग में आते हैं। च वर्ग में च छ ज झ इय। ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। ये वर्ण आते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्म व्यंजन वे होते हैं। ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण करने में जिन वर्णों के उच्चारण करने में ऊष्म व्यंजन वे है जिन वर्णों के उच्चारण करने में वायु की रगड़ ऊष्मा से उत्पन्न होती है। ऊष्मा से उत्पन्न होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है। पहला श ख स ह, इनकी संख्या 4 है। श ख श ह। अब बात कर लेते हैं अंतःस्थ व्यंजन की। अंतःस्थ
स्थ की अंत। इनकी संख्या भी 4 है। इनकी संख्या भी 4 है। इनकी संख्या भी 4 है। यरलव इनकी संख्या भी 4 है। यरलव। अब चौथे की बात कर लेते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो व्यंजनों के योग से दो व्यंजनों के योग से बनने वाले दो व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 3 है। इनकी संख्या 3 है। पहला है आधा क और ख से मिलकर बना, जिसे कहते हैं छतरी। और दूसरा है आधा त और पूरा र से मिलकर बना, जिसे कहते हैं त्र। और तीसरा है आधा ज और पूरा इ से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं ज्ञ। ये आपका व्यंजन यहीं पर कंप्लीट हुआ। इसके अलावा हमें अनुनासिक, विसर्ग और अनुस्वार के बारे में भी जानना चाहिए। तो चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। अनुनासिक, पहला है अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार कैसे दर्शाते हैं? अनुस्वार वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक, विसर्ग, इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे कंग, शंग, इनके ऊपर जो ये बिंदी लगी है इसे ही अनुस्वार कहते हैं। अब विसर्ग की बात कर लेते हैं। विसर्ग वर्ण की अंतिम ध्वनि ह को प्रकट करने के लिए विसर्ग का प्रयोग करते हैं। वर्ण की अंतिम ध्वनि हाँ को प्रकट करने के लिए विसर्गों का प्रयोग करते हैं। जैसे रामः में ये जो बिंदी लगी है
बगल में दो ठो, इसे ही विसर्ग कहते हैं। इसे रामः, इसे रामः हाँ प्रकट कर रहा है, इसे ही विसर्ग कहते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं अनुनासिक। अनुनासिक, 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 अनुनासिक। क वर्ग से प वर्ग, क वर्ग से प वर्ग, क वर्ग से प वर्ग, क वर्ग से प वर्ग तक सभी, क वर्ग से प वर्ग तक सभी वर्गों, सभी वर्गों के अंतिम ध्वनि, क वर्ग से प वर्ग तक के सभी वर्गों के अंतिम ध्वनि, अंतिम वर्ण को अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक कहते हैं। क वर्ग से प वर्ग तक के सभी वर्गों के अंतिम वर्ण को अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए श्वास को अंशतः नासिका से बाहर निकालना पड़ता है। 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 ये वर्ण है अंग, इय, अड़, अंग, इय, अड़, न, म, अंग, इय, अड़, न, म। ये क वर्ग से प वर्ग तक के सभी वर्गों के अंतिम वर्ण अंग, इय, अड़, न, म, इन्हीं को अनुनासिक कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में इससे 1 नंबर तो पक्का आ ही जाता है। वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में बात कर लेते हैं। इधर लिख लेते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण पहला है उच्चारण स्थान। हम बात कर रहे थे वर्णों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान वर्ण कंठ अ, क, ख, ग, घ, अंग, ह। तालु ई, च, छ, ज, झ, इय, य, श। मूर्धा रि, ट, ठ, ड, ढ, अर, र, ख। दंत लि, त, थ, द, ध, न, ल, स। ओष्ठ उ, प, फ, ब, भ, म। नासिका इय, म, अंग, अण, न। कंठ प्लस तालु ए, ऐ। कंठ प्लस ओष्ठ ओ, औ। दंत प्लस ओष्ठ व। इनका उच्चारण किया जाता है। तो चलिए आज हमने जो जो पढ़ा है उनका फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण का अर्थ होता है अक्षर अथवा ध्वनि। मुख से निकली उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका विभाग न हो सके, जैसे अ, इ, उ आदि।
संस्कृत में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। स्वर को अच भी कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करने में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व स्वर जिस वर्ण के उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 है, अ, ई, उ, ऋ। और दीर्घ स्वर जिस स्वर के उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 है, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर जिस स्वर के उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। आप इनको याद करने के लिए एक श्लोक याद कर सकते हैं जो ये है, एक मात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञयो व्यंजनं जार्धमात्रिकम। इसके बाद हम लोगों ने बात किया व्यंजन के बारे में। व्यंजन को हल के नाम से भी जाना जाता है। जिस वर्णों के उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ, संयुक्त। स्पर्श व्यंजन वे हैं जिन वर्णों के उच्चारण करने में मुख के विभिन्न अवयव या भागों का स्पर्श होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। क वर्ग क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग त थ द ध न, ट ठ ड ढ अण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। ये 25 है, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और दूसरा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे हैं जिन वर्णों के उच्चारण करने में वायु की रगड़ ऊष्मा से उत्पन्न होती है। इनकी संख्या 4 है, श, ख, श, ह। अंतस्थ इनकी संख्या भी 4 है, य, र, ल, व। संयुक्त 2 व्यंजनों की योग से बनने वाले वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 3 है, जैसे आधा का खटकोट, छ, छतरी। आधा त प्लस र बराबर त्र, आधा ज और य, ज्ञ। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया अनुस्वार के बारे में। वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जैसे कंग के ऊपर ये लगा है बिंदी, संग के ऊपर संग ये लगा है, इन्हें ही अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग वर्ण की अंतिम ध्वनि हा को प्रकट करने के लिए विसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे राम को ये जो बगल में 2 बिंदी लगे इसे ही विसर्ग कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात किया अनुनासिक के बारे में। क वर्ग से प वर्ग तक सभी वर्गों के अंतिम वर्ण को अनुनासिक कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए श्वास को अंशतः नासिका से बाहर निकालना पड़ता है। ये वर्ण है अंग, इ, अ, न, म। अब इसके बाद हम लोगों ने बात किया वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्ण कंठ से किसका किसका उच्चारण किया जाता है? कंठ से अ, क, ख, ग, घ, अंग, ह। इनका उच्चारण कंठ से किया जाता है। तालु से किसका उच्चारण किया जाता है? तालु से ई, च, छ, ज, झ, य, य, श। इसका उच्चारण तालु से किया जाता है। कंठ का सूत्र है अकुह विसर्जनीयानां कंठः। तालु का सूत्र है इचु यशानांग तालु। मूर्धा से किसका उच्चारण किया जाता है? री, ट, ठ, ड, ढ, अड़, र, स। इसका सूत्र है रेटु शशाणांग मूर्धा। दंत से ली, त, थ, द, ध, न, ल, स। दंत का सूत्र है लितु लसानांग दंता। ओष्ठ से किसका उच्चारण किया जाता है? ओष्ठ से उ, प, फ, ब, भ, म। उपपदमानी यानामोष्ठौ। इसका सूत्र है उपपदमानी यानामोष्ठौ। नासिका से किसका उच्चारण किया जाता है? इय, अंग, इय, म, अंग, अड़, न। इयमं गणनानांग नासिका च। इसका सूत्र है कंठ प्लस तालु, ए, ऐ। एदैतव कंठ तालु। इसका सूत्र है कंठ प्लस ओष्ठ, ओ, औ। इसका सूत्र कंठोष्टम है, ओ दैतव कंठोष्टम। दंत प्लस ओष्ठ से उच्चारण सिर्फ और सिर्फ व का किया जाता है। इसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन जो दिए हैं इनको याद कर लीजिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा। धन्यवाद।